Hello everyone, welcome again to live session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 9 October 2023. So now we come to the first news. Israel airstrike found Gaza as death toll climbs. ठीक है. So basically ये जो फर्स्ट न्यूज है दिस इज रिगार्डिंग द इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट और ये जो इनका डिस्प्यूट है ये काफी साल पुराना है. ठीक है. बहुत सारे मेजर्स लिए गए इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन ये डिस्प्यूट जो दो कंट्री के बीच में है ये रिजॉल्व नहीं हुआ. ठीक है. तो वहां पर पैलेस्तीन में एक आतंकवादी ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं हमास फाइट. ठीक है. तो इन लोगों ने 7 अक्टूबर की मॉर्निंग में अटैक किया इसराइल पर. ठीक है. और इसराइल ने भी उसके रिटायलेशन में उन पर अटैक कर दिया. ठीक है. सो नाउ द वार इज कंटिन्यूड बिटवीन द टू कंट्रीज. Some countries are supporting Israel and some countries are supporting Palestine. Now we come to next news. Video of tribal men's body being burnt surface in Manipur. तो जैसा कि मणिपुर में कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मणिपुर में फिर से एक वीडियो पर्सन की आई है, एक वीडियो आई है जिसमें एक पर्सन को जलता हुआ दिखाया जा रहा है. बट दिस इज नॉट कंफर्म whether that man was being burnt alive or whether that man was dead. ठीक है. So police is investigating the matter. Now we come to next news. Now this news is very important. Kerala government to move special leave petition in Supreme Court against the governor over 8 pending bills. So this is very important information. And now we will discuss the legal aspect of this news. ठीक है. तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर में और गवर्नर होते हैं स्टेट. तो अगर कोई बिल पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, देन ये बिल तभी एक्ट बनता है जब इस बिल पर प्रेसिडेंट या गवर्नर साइन करते हैं. तो अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो वो बिल एक्ट तभी बनेगा जब गवर्नर उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे. ठीक है. और अगर कोई बिल पार्लियामेंट पास करती है तो वो कानून तभी बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं. नाउ दिस न्यूज इज रिगार्डिंग नॉट साइनिंग द बिल बाय द गवर्नर. तो बेसिकली केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी. ठीक है. अब केरला स्टेट लेजिस्लेचर ने 8 बिल्स इनको भेजे इनके सिग्नेचर के लिए. ठीक है. लेकिन इन्होंने उन बिलों पर अभी सिग्नेचर नहीं किए. कॉन्सिक्वेंटली वो बिल अभी पेंडिंग है और वो बिल कानून नहीं बन पाए. ठीक है. नाउ केरला गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मूव स्पेशल लीव पिटिशन डायरेक्टली टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल डायरेक्ट द गवर्नर टू साइन द बिल्स. सेकेंड पॉइंट ये है कि उन लोगों ने यानी कि केरला गवर्नमेंट ने एक पहले पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया. ठीक है. अब लीगल क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नर को कंपेल किया जा सकता है टू साइन ए पर्टिकुलर बिल. ठीक है. सो द प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस आर फाउंड इन आर्टिकल 200. आर्टिकल 200 gives the discretionary power. ठीक है. And if you will read article 200, it says that the governor either may sign the bill, governor either may sign the bill or withhold his assent therefrom. या तो गवर्नर बिल पर साइन कर सकता है या उस पर अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है. ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है. ठीक है. तो यहां पर गवर्नर को कंपेल नहीं किया जा सकता. बट द पॉइंट इज दैट whether the justification of the governor or the power of governor was
being used by the governor in a lawful manner or not, it can be checked by the honorable court. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ ऑफ द कंट्री डज नॉट गिव आर्बिट्ररी पावर टू एनी अथॉरिटी, बी इट गवर्नर और बी इट प्रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अब हम समझते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। तो स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब ये होता है, एज ए जनरल रूल हमारे पास राइट होता है राइट टू अपील, और राइट टू अपील क्या होता है कि लोअर कोर्ट में अगर कोई मैटर है और अगर हमें इसके अगेंस्ट अपील करनी है, तो देन वी विल मूव टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट एंड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन हमको राइट देता है कि हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं किसी भी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, या किसी भी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, या किसी ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट। एंड आर्टिकल 136 जो डील करता है स्पेशल लीव पिटीशन से, वो उसमें ये मेंशन नहीं है कि वेदर वी कैन मूव डायरेक्टली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, बिकॉज द पोजीशन ऑफ गवर्नर इज एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन एंड Article 36, 136 of Constitution of India is silent regarding the special leave petition against the order or the decision of an executive. So this is the second point or second concern here. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि there is Article 201 in Constitution of India which gives power to the governor to reserve certain bills for the consideration of president. कुछ बिल तो ऐसे होते हैं जिन बिल को डायरेक्टली भेजा जाएगा गवर्नर को, और गवर्नर अगर उन पे साइन करते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाएंगे। लेकिन कुछ बिल ऐसे हो सकते हैं कि जिन पर गवर्नर को लगता है कि दिस मैटर इज गोइंग टू अफेक्ट द सेंट्रल स्टेट रिलेशन और द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देन इन दोज मैटर it is mandatory for the governor to reserve such bill for the consideration of president. For the consideration of president here means कि अगर उन बिल पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो वो बिल एक्ट बनेंगे, अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तो वो बिल एक्ट नहीं बनेंगे। Now we come to next important news, concern over violation of right during the land acquisition for plant। अब यहाँ पर क्या है कि उड़ीसा में जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्वायर की जा रही है एंड इट इज 4000 acre of land। ठीक है, this land is being acquired for a Korean steel company। ठीक है, so now स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर प्रपोज्ड है। लेकिन यहाँ पर एक लीगल इशू आ रहा है। लीगल इशू क्या है कि although right to property is not a fundamental right in our country, but still there are certain laws which protects the right of an individual, including the SC, ST, etc. पहले हम समझेंगे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, देन वी विल कम टू दिस मैटर। सो बेसिकली बिफोर द अमेंडमेंट, बिफोर द 44th constitutional amendment 1978, right to property was a fundamental right. Right to property was a fundamental right and it was given under article 19(1)(f) of the Constitution of India। अब क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो हमारे पास ये राइट है कि हम डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो अब अगर उस टाइम पर सरकार किसी पर्सन की प्रॉपर्टी लेती थी तो वो पर्सन डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकता था या जाता था, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर उनमें डिले होती थी। ठीक है, क्योंकि अगर मैटर सब जुडिस है तो उस पर कोई फाइनल काम नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाया गया और इसको रखा गया आर्टिकल 300A में। नाउ दिस आर्टिकल 300A इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारे देश में फंडामेंटल राइट नहीं है,
rather it is merely a constitutional right. सेकंड पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में हमारे पास राइट क्या है? अगर गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को लेना चाहती है तो हमारी ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी दे, एंड इट इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अस एडिक्वेट कंपेंसेशन। तो 300A में वर्ड है एडिक्वेट कंपेंसेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को ले सकती है हमको एडिक्वेट कंपेंसेशन देकर। अब ये एडिक्वेट कंपेंसेशन क्या है? एडिक्वेट कंपेंसेशन जनरली द 4 टाइम्स ऑफ द सर्कल रेट ऑफ द कंसर्न प्रॉपर्टी। तो जो भी एक सर्कल रेट होता है, सर्कल रेट डीएम डिसाइड करते हैं किसी प्रॉपर्टी का, और जो भी वहां का सर्कल रेट होता है उसके जनरली 4 टाइम कंपेंसेशन गवर्नमेंट हमको देती है और गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी ले लेती है। नाउ देयर इज अनदर एक्ट रिगार्डिंग द लैंड एक्विजिशन, दैट इज द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। इसका सेक्शन 4 गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि गवर्नमेंट हमारी लैंड को एक्वायर कर सकती है। अब यहाँ पर कंसर्न ये है कि जो प्रपोज्ड प्लांट है इन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस ले ली है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है एनवायरमेंट क्लियरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर लगेगा और अगर उससे एनवायरमेंट को हानि होती है, इंजरी होती है, तो इट विल कॉन्सिक्वेंटली आल्सो अफेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल और इनहेबिटेंट्स ऑफ दोज एरियाज, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। अब अगर एनवायरमेंट को प्रॉब्लम होती है तो ये राइट टू लाइफ को अफेक्ट करता है। सेकेंडली क्या है कि देयर इज एन अनदर एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वर कंप्लीटली ओवरलुक। तो बेसिकली कंसर्न ये है कि जब एनवायरमेंट क्लियरेंस ली गई तो उस समय पर ये जो एक्ट है एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट, इसका वायलेशन हुआ। क्योंकि जो हमारे एसटी लोग हैं उनके पास राइट है, फंडामेंट राइट है कि वो अपनी स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर को बचा के रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज देयर फंडामेंट राइट अंडर आर्टिकल 29, ठीक है। अब अगर उनकी परमिशन के बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस तो आपने ले ली, बट इफ द this steel plant or proposed steel plant will affect their right, then they also have the locus standi in this particular matter। तो न्यूज ये, इसमें न्यूज में ये बताया गया कि एनवायरमेंट क्लियरेंस तो ले लिए लेकिन उन लोगों के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और उनके कंसर्न को ओवरलुक कर दिया गया है। दिस इज रिलेटेड टू इजराइल गाजा वार, देयर इज नो सब्सटेंशियल न्यूज इन इट। नाउ हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट will shape the future of the country। तो बेसिकली देयर इज, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। हमारे देश में पहला था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। लेकिन इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के द्वारा, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया है? इसके कई कंसर्न, ठीक है। पहला कंसर्न ये है कि जैसे जैसे एआई का यूज बढ़ रहा है, ठीक है, और हमारे इंटरनेट यूजर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास इंटरनेट यूजर थे 5.5 मिलियन और एट प्रेजेंट वी हैव 850 मिलियन, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक ड्रास्टिक और एक कंप्लीट लॉ की आवश्यकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी। तो जैसे हमारे देश में नई एज टेक्नोलॉजी आ रही है तो कानून भी उनके हिसाब से ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे लॉज आउटडेटेड होंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि फिर ऑफेंसेस होंगे, साइबर क्राइम होंगे, ठीक है, और हम उसको डील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास कानून नहीं है और साइबर क्राइम होते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 1
इफेक्ट में आएगा। और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डील करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब ये होता है अ पर्सन शैल बी पनिश्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आज कोई एक्ट करता हूं और जो एक्ट आज अपराध नहीं है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनी लॉ, और कल अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उसको कानून बनाती है, अपराध बनाती है, तो मैं उसके लिए लायबल नहीं माना जाऊंगा। इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज आगे बढ़ रहा है, इसके लिए हमें एक एग्जॉस्टिव कानून बनाने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज it uphold the concept of an open internet, striking a balance between accessibility and necessary regulations to maintain the order and protect users। तो बेसिकली जब कोई पर्सन इंटरनेट को यूज करता है या किसी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो यहाँ पर उस पर्सन के पार्ट पर भी ये ड्यूटी है कि वो लॉ को अवॉइड करे, साइमल्टेनियसली उसकी प्रोटेक्शन का भी राइट है। जैसे राइट टू प्राइवेसी, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सेकेंडली, ये बेस्ड है केवाईसी पर, नो योर कस्टमर। तो अगर वो कुछ इस तरह की फैसिलिटी लेना चाहता है तो उसको वो सारी चीजें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेम्पलेट ए रिव्यू ऑफ द सेफ हार्बर प्रिंसिपल which presently shield online platform from liability related to user generated content। ठीक है, तो ये जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है उसके लिए भी इफेक्टिव है, यानी कि उसको भी डील करेगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। जीएसटी काउंसिल क्लियर्स ए फ्यू मेजर्स टू बूस्ट फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल ने कुछ अपने मेजर्स लिए हैं जो कि फॉरेन ट्रेड को बूस्ट करेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो पहली बात तो जीएसटी काउंसिल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल से संबंधित जो प्रोविजंस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए में दिए गए हैं, 279 ए। ठीक है, और ये 279 ए या जीएसटी से संबंधित प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 2017, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था जीएसटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक टर्म यूज की गई है वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है, एन अकाउंट होल्ड बाय वन बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक। ये काम आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब हम समझते हैं कि जीएसटी काउंसिल में इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। और आप लोग 279 ए पढ़ना, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं। सेकंड होता है कि जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रिवेन्यू फाइनेंस, स्टेट रिवेन्यू फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ स्टेट रिवेन्यू फाइनेंस, ये इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, फिर हर स्टेट का, हमारे देश में 28 स्टेट है, हर स्टेट का एक जो स्टेट मिनिस्टर है रिगार्डिंग फाइनेंस, वो भी इसका मेंबर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। तो जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा वो इसका बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग दैट ऑफिस इसका क्या बन जाएगा, इसका सेक्रेटरी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, भी इट इज मैंडेटरी टू दैट चेयरमैन ऑफ एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसको उसका सारे मीटिंग में प्रेजेंट होना मैंडेटरी होता है। लेकिन वो इसका मेंबर नहीं है, टेक्निकल मेंबर नहीं है, लेकिन वो उसके पास वोट डालने का अधिकार इसमें नहीं है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो वोटिंग के आधार पर लिए जाते हैं और उसकी केवल प्रेजेंस होगी, वो अपनी बात रख सकता है, बट ही वुड नॉट हैव द राइट टू कास्ट द वोट इन दोस मैटर्स।
Now, SC flags need for a dependable code of police investigation. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि there is need to make or to enact an exhaustive code regarding the police investigation. अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखिएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं हमारे सीआरपीसी के चैप्टर 12 में दी गए हैं, ठीक है। और चैप्टर 12 सीआरपीसी डील करता है सेक्शन 154 टू 176। सारी जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो केवल इस सेक्शन में दी गई है और इसके अलावा कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि अगर किसी केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुई, ठीक है, तो एक्यूज क्या है, एक्यूज एक्विट हो जाता है। एक्यूज का एक्विट होना ये क्या है, इट इज आल्सो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम। मीन्स अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है और वो पर्सन एक्विट हो जाता है बिकॉज ऑफ द नॉट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और ये स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट भी है, क्योंकि अगर एक्यूज को पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो ये ऐसा माना जाएगा कि एक तो विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला एंड स्टेट इज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए एक एग्जॉस्टिव कोड होना चाहिए जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संबंधित सारे प्रोविजंस हो, सारे प्रोसीजर्स, ठीक है। इसके संबंध में एक कमेटी आई थी हमारे देश में 2003 में, दिस इज मलीमत कमेटी, ठीक है। तो मलीमत कमेटी 2023 में आई थी और इसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। ये जो रिपोर्ट है ये फॉलो करती है या इस बात पे इसने एम्फेसाइज किया कि हमारे देश में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द एक्यूज्ड। अब अगर किसी केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है या देर इज सम डाउट, द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे देश में क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है या पुलिस किसी पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करती है तो पुलिस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हर सर्कमस्टेंसेस, एवरी एविडेंस इज अगेंस्ट दैट एक्यूज पर्सन। अब अगर पुलिस इसको नहीं प्रूव कर पाती है तो क्या होगा, इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट होगा एंड द बेनिफिट ऑफ डाउट विल ऑलवेज गोज टू द एक्यूज, जिसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा कि वो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि एक्यूज पर्सन एक्विट हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ऑफेंस भी किया और ऑफेंस करने के बाद भी वो छूट गया। तो दिस कैन नॉट बी द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एनी कंट्री। दूसरी बात ये है कि जो जस्टिस ये मलीमत कमेटी है, मलीमत कमेटी ने ये भी कहा कि हमारे देश में कुछ इनक्विजिटोरियल सिस्टम के प्रोविजन होने चाहिए। आप देखिए, संसार में दो तरह के सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। पहला है एडवर्सियल, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एडवर्सियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सेकंड इज इनक्विजिटोरियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एडवर्सियल का मतलब क्या होता है, ये हम अपने देश में फॉलो करते हैं इंडिया में, कि यहाँ पर किसी भी केस का जो फेट है या भाग्य है दैट इज इन द हैंड ऑफ एडवोकेट। तो अगर एडवोकेट जिस तरह के एविडेंस जजेस को देंगे, जज को उसी एविडेंस पर डिसीजन लेना है। तो हेयर द रोल ऑफ ए जज इज लाइक एन आर्बिट्रेटर। यहाँ पर जज का जो रोल है वो केवल आर्बिट्रेटर का रोल है, ठीक है। और इनक्विजिटोरियल सिस्टम ये यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। इसमें जज के पास बहुत ज्यादा पावर दी गई है, जैसे जज कैन डू एनीथिंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड ही कैन प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशन। हमारे यहाँ पर जजेस के पास इतने राइट नहीं है कि वो प्रोएक्टिवली इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पुलिस। तो मलीमत कमेटी ने कुछ ये भी सजेस्ट किया कि हमारे देश में कुछ अमेंड किया जाए कानूनों को और कुछ प्रोविजंस जो हैं इनक्विजिटोरियल सिस्टम के इनकॉर्पोरेट किए जाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज।
Biden orders US ships warplanes to move closer to the Israel, sends munitions. नाउ क्या है कि जैसे आपको पता है कि इसराइल और पैलेस्टीन वार चल रहा है, तो यहाँ पर जो बाइडेन ने ऑर्डर दिया है कि उसके जो वारशिप्स हैं और एरोप्लेन्स हैं वो इसराइल के पास रहें, इसराइल के आसपास रहें। इन केस इसराइल, क्योंकि बाइडेन जो है और यूएसए इज सपोर्टिंग इसराइल। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि इसराइल यूएसए से बहुत ज्यादा वेपन खरीदता है, ठीक है। अब अगर इसराइल को किसी प्रकार के किसी तरह के वेपन्स की आवश्यकता है तो उसको हेल्प की जाए, ठीक है। So that's all for today, my dearest friends. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.